जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के 2023 में पूछा गया प्रश्न के सामाजिक विज्ञान के हर एक प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप प्रत्येक प्रश्न को विस्तार तरीका से समझेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर भी जरूर करना है, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग समझेंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से उसको आपको हम देने के कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो फर्स्ट प्रश्न में हम लोग को कहता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता रिसरा, बी में है कोलकाता कोनगर, सी में कोलकाता मेदिनीपुर और डी में कोलकाता हावड़ा। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो आप लोग भी आंसर करते रहिएगा। इसका राइट आंसर जो है सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे क्या है, तो यह औद्योगिक केंद्र स्थित है। तो चलिए प्रश्न संख्या सेकेंड हम लोग देखेंगे। सेकेंड प्रश्न में क्या कहता है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? ए में उत्तर रेलवे, बी में उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे और सी में आपको दिया गया है दक्षिण पूर्वी रेलवे और डी में पूर्वी तटवर्तीय रेलवे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो सबसे छोटा अगर जो रेलवे स्टेशन रेलवे जोन है, तो सबसे छोटा रेलवे कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता मेट्रो जोन। जबकि एकरा में इसमें कोलकाता मेट्रो जोन हम लोग को दिया नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे हमारा छोटा सबसे छोटा रेलवे जोन हो जाएगा। प्रश्न रहा कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? तो भारत के सबसे जो बड़ा रेलवे जोन है, तो हमारा उत्तर भारत रेलवे जोन है जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगर जो बड़ा पूछता तो उत्तर भारत हो जाता, छोटा पूछता तो कोलकाता मेट्रो जोन हो जाता, जबकि कोलकाता मेट्रो जोन नहीं दिया गया है, इसीलिए उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग को क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, केरल में स्थित है या उड़ीसा में स्थित है? आप लोग को टाइम मिलता है, आप लोग फटाफट आंसर मारिएगा कहाँ में स्थित है। तो यह फाल्टा जो है कोलकाता में स्थित है, पश्चिम कोलकाता में, जबकि इसका भी ऑप्शन कोलकाता नहीं दिया गया है, तो पश्चिम हम लोग क्या कर देंगे? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ये आपका बोर्ड के परीक्षा के लिए एक तरह से कहा जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार आपको पूछा गया है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली में, बी में कोलकाता में, सी में मुंबई है और डी में चेन्नई है। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भारत का पहला सीमेंट संयंत्र की स्थापना जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था, 1904 ईस्वी में, और चेन्नई में किया गया था। और दूसरा कहाँ किया गया था? तो दूसरा मद्रास में किया गया था। दूसरा कब किया गया था? तो दूसरा मद्रास में किया गया था। तो भारत के पहला यहाँ पूछ रहा है तो पहला चेन्नई हो जाएगा 1904 में। दूसरा अगर जो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, तो दूसरा प्रश्न के आप लोग आंसर क्या कर दीजिएगा? मद्रास कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 चलते हैं। पांचवा प्रश्न हम लोग को क्या कहता है? पांचवा प्रश्न में कहता है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहते हैं? भारत का जो बर्मिंघम है किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में बोकारो को, बी में जमशेदपुर को, सी में भिलाई को, डी में रेवाड़ी को। तो आप लोग आंसर थोड़ा लगाइएगा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर का आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जमशेदपुर को। बोकारो भी हमारा झारखंड में ही पड़ता है और जमशेदपुर भी झारखंड में ही पड़ेगा। आप जमशेदपुर में जानते हैं एक कंपनी की स्थापना हुआ था, उसको कहते हैं टिस्को। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? अच्छा ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन होगा टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टिस्को कंपनी की स्थापना आप लोग जानते हैं कब हुआ था? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। फुल डेट अगर जो चाहिए तो 26 अगस्त 1907 को टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था, जमशेद जी टाटा के द्वारा। यह है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। चलिए तो टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है?
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, सॉरी कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में प्राकृतिक गैस और डी में इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसी इसमें तो आंसर डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो होता है पृथ्वी के अंदर दबे हुए जो मृत पौधे होते हैं या लाखों हजारों बरस जो जीव जो मर जाता है और उसके अवशेष पृथ्वी के अंदर रहता है, उससे क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो कोयला भी है जीवाश्म ईंधन का, ये ईंधन का उदाहरण है। और पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस भी क्या है? सभी जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न हम लोग 7वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसी को टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुआ? देखिए 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1978 में। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर हम लोग को 1973 में हो जाएगा। बाघ परियोजना की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कब हुआ था। 1 अप्रैल, एक 1 अप्रैल, अप्रैल है, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे। भारत के प्रथम बाघ पर जो परियोजना केंद्र है, यानी भारत के प्रथम नेशनल पार्क कौन बनाया गया था बाघ के लिए? तो देखिए भारत के प्रथम नेशनल पार्क जो है बाघ के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था। कौन कॉर्बेट? तो जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। क्वेश्चन होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। बाघ के लिए कौन सा परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 के बाद 8वां प्रश्न। और यदि आप लोगों को जानकारी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्य मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के परीक्षा में बहुत बार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको ट्रिक से भी हम लोग याद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश है, सी में उत्तराखंड है और डी में असम है। काजीरंगा, ठीक है, रंगा, काजीरंगा कहाँ में हो जाएगा? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का आंसर असम में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुछ तो रहता होगा। तो एक सिंह एक सिंह वाला गैंडा रहता है। एक सिंह वाला क्या रहता है? तो एक सिंह वाला गैंडा रहता है। समझे? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में होगा। काजीरंगा, काजीरंगा रंगा गला ना असम में। चलिए इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट को किसने रद्द किया? ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने। वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट कब आया था बुआ? तो वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट, ये भी क्वेश्चन आपको आवेगा। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। लॉर्ड लिटन ले करके आया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि लाना नहीं है, रद्द किसने किया था? तो रद्द करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड रिपन। 1800 कितना ईस्वी में रद्द किया? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया था? तो भारत में जितने भी क्षेत्रीय जो पत्र थे उसको बंद करने के लिए जो लॉर्ड लिटन था ये लेकर के आया था। तो दो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से इंपोर्टेंट हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने? लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। कब किया? 1881 ईस्वी में किया। चलिए उम्मीद है समझ गए प्रश्न को, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? यानी कि रूस में अल्पमत वाला दल कौन थे? बोल सेवी कहलाया या मेन सेवी कहलाया या सरभरा वर्ग कहलाए या इसमें से कोई नहीं कहलाए? तो आप लोग को प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट छापिए। तो देखिए बोल सेविक और मेन सेविक दोनों में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। लेकिन बोल सेविक के नेता कौन थे? लेनिन था। आप लोग को पता है लेनिन था। बोल सेविक के नेता कौन था? लेनिन था।
मेनसेविक के नेता कौन बना था? केरेंस्की बना था, लेकिन ये कुछ समय के लिए बना। बोल्शेविक जो सॉरी लेनिन जब आया तो इसने क्या किया? बोल्शेविक के पूर्ण तरीका से अपना गठन कर दिया। और बोल्शेविक की स्थापना कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ था। अब मेनसेविक जो था ये एक प्रकार के अल्प मत वाला दल था और इसके नेता कौन थे? केरेंस्की था। तो हम लोग को अल्प मत वाला दल कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी। बोल्शेविक के नेता कौन थे? लेनिन थे। मेनसेविक के नेता कौन था? केरेंस्की था। बोल्शेविक की स्थापना कब हुआ? 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलो, चलते हम लोग। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? अब देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? हिंद चिन्ह में हम लोग को पढ़ना है। उत्तरी वियतनाम में है कि दक्षिणी वियतनाम में है कि कंबोडिया में था कि हनोई में था? अब हम लोग देखते हैं कि जब बाओदाई थे तो बाओदाई दक्षिणी वियतनाम के राजा थे, दक्षिणी वियतनाम के सम्राट बने थे और वो भी दक्षिणी वियतनाम में 1926 से लेकर के 1945 तक ये शासन किए। 1926 से लेकर 1945 ईस्वी तक बाओदाई के शासन चला और 45 में आप जानते हैं कि क्या हुआ था? तो जापान पर परमाणु बम गिरा था, तो पूर्ण तरीका से वियतनाम भी क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो 1945 में बाओदाई कहाँ के शासक थे? तो बाओदाई दक्षिण वियतनाम के शासक थे। आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा हिंद चिन्ह में वर्तमान में कितने देश आते हैं। बाओदाई जब हट गए थे तब वहां के राजा कौन बना था? इसका भी आप लोग क्या करिएगा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो चलिए, बाओदाई जब हट गया था तो हम लोग इसमें नयो दिन दियम को बना दिया गया था यहाँ के हेड, यानी कि राजा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब किया गया था? 1960 में, 1965 में, 1975 में कि 1966 में? आप लोग को समय दिया जाता है, आप लोग फटाफट इसका आंसर करिए। कब हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग को डी हो जाएगा। कब हुआ था? तो हम लोग इसका आंसर राइट अगर जो आंसर देखिएगा तो 2 जुलाई 1976 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को क्या कर दिया गया था? तो एकीकरण कर दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 12 के बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 13 में। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो देखिए, इटली का एकीकरण 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के योगदान से क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। मेजनी था, काउंट काबूर था और क्या थे? गैरीबाल्डी थे। ठीक है, तो योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल क्या थे? तो ये क्या थे? राजा थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सभी हो जाएगा। इनका भी योगदान था, विक्टर इमेनुअल का भी योगदान था। आप लोग को बता देना है मेजनी क्या था और काउंट काबूर क्या थे। ठीक है, विक्टर इमेनुअल तो हम लोग चल दिए। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, समझिएगा। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल के हम लोग चलेंगे तो हिगेल फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए में, थोड़ा सा वीडियो को चलिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ए में फ्रांस का, बी में इटली का है, सी में जर्मनी का था और डी में ऑस्ट्रिया का था। तो 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हिगेल का पूरा नाम क्या था? तो हिगेल का आप देखिएगा जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हिगेल इनका पूरा नाम था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 के बाद प्रश्न संख्या 15, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? देखिए, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे देखेंगे लुई केमा लिखा है, 17वां लिखा हुआ है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नेपोलियन तृतीय दिया गया है और बिस्मार्क बिस्मार्क है। तो जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। आपसे प्रश्न होगा कि जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट कब किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट जो किया था 1806 ईस्वी में। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है नेपोलियन बोनापार्ट राजा कब बना था, और इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का आपको बता देना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु कब हुआ। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग ने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, यूरोपीय संघ ने किया था या आसिया आसियान ने किया था? तो सबसे पहले प्रश्न तो होगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हम लोग को हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
लेकिन यहाँ कह रहा है कि घोषणा कब किया गया था, किसने किया था। तो देखिए घोषणा जो हम लोग को हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के, तो 1910 ईस्वी में इसकी घोषणा कर दिया गया था। लेकिन मान्यता कब प्राप्त हुआ, 1975 ईस्वी में इसका मान्यता प्राप्त हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मान्यता कब प्राप्त हुआ, तो 1900 कितना में 75 में मान्यता प्राप्त हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको क्या किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे घोषणा किया, सॉरी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न चलिए यहीं तक है। तो आपसे दो क्वेश्चन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसके क्या किया गया था, घोषणा किया गया था, स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 17 देखिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्त, तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे भी। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, दक्षिण अफ्रीका से है, म्यांमार से है, श्रीलंका से है कि भूटान से है। तो देखिए आंग सान सू की का जो संबंध है ये म्यांमार से है। कहां से हो गया, म्यांमार से। ये क्या थे, एक बहुत अच्छा व्यक्ति थे जो शांति के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आंग सान सूची को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, शायद इन्हें 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था आंग सान सूची को। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन बता देना है म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार की राजधानी आप लोग पता है, म्यांमार की राजधानी कहाँ हो जाएगा, म्यांमार की राजधानी बर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अभी क्वेश्चन होगा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी बर्मा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1732 ईस्वी में हुआ था, 1885 में हुआ था, 1890 में हुआ था या 1975 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसकी स्थापना मुंबई में किया गया, इसकी स्थापना सॉरी मुंबई में किया गया। मोबाइल पर देखते हुए दिखे लिखने में अच्छा नहीं बन रहा है दोस्त। तो चलिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में इसकी स्थापना कर दिया गया था। तो कब, 1885, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि कांग्रेस पार्टी के जो स्थापना संस्थापक कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए संस्थापक इसको एओ होम थे और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये भी हम आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बोलेविया में जन संघर्ष हुआ था। जन संघर्ष के मतलब यहाँ लोगों में पानी की किल्लत हो चुका था, 2000 ईस्वी के लगभग बात है, 2000 ईस्वी में पानी के किल्लत यानी कि पानी की कमी हो गया था। तो पहले में क्या होता था बोलेविया में, तो यहाँ के जो लोग थे पहले ही पानी सप्लाई ग्रामीण लोग में करते थे। लेकिन यहाँ के एक शहर था, बोलेविया के एक शहर था, शहर के नाम शायद चोक बम्बा कुछ ऐसे करके शहर था, ठीक है। और वहां के लोगों को क्या कर दिया गया, पानी सप्लाई करने के लिए कह दिया गया था। अब वहां के लोग क्या करते थे, पानी सप्लाई करते थे बोलेविया में, यानी कि पानी को पहुंचाया करते थे। और वो सब क्या कर दिए, पानी की कीमत में बढ़ोतरी कर दिए और 4 गुना पैसा बढ़ा दिए पानी, ठीक है, 1-2 गुना नहीं, 4 गुना बढ़ा दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पानी की कीमत में वृद्धि, खादान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। हरिजन ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, या यंग इंडिया, या मराठा। तो कौन था, तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में, आपको बताए 1878 में। लॉर्ड लिटन लेकर के आया था क्षेत्रीय जो भाषा में लिखे जाने वाले समाचार पत्र को बंद करने के लिए। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अपने भाषा को चेंज कर लिया था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है, तो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक हो जाएंगे मोतीलाल घोष। देखिए वीडियो आप लोग को लंबा हो जा रहा है इसीलिए, हालांकि विस्तार रूप से हम समझाते हुए चल रहे थे, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। तो आज के लिए हम लोग 20 प्रश्न ही देखेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला 20 प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।